प्रधानमंत्री ने ओडिशा में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक के रेल प्रोजेक्ट की शुरुआत की। पुरी हावड़ा के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को भी दिखाई हरी झंडी। 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क का भी किया उद्घाटन। का स्वदेशी तकनीक का निर्माण कर देश दुनिया में आगे बढ़ रहा है भारत। दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। कहा, म्यूजियम में हमें एक ओर अतीत से प्रेरणाएं मिलती हैं तो दूसरी ओर भविष्य के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध भी होता है। सिद्धारमैया होंगे कर्नाटक के मुख्यमंत्री। डीके शिवकुमार को दिया गया उप मुख्यमंत्री का पद। 20 मई को शपथ ग्रहण समारोह। शिवकुमार संसदीय चुनाव के अंत तक बने रहेंगे पीसीसी अध्यक्ष। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल के मंत्रालय में किया गया परिवर्तन। एसपी सिंह बघेल अब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री होंगे। पहले कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री का था प्रभार। फिल्म द केरल स्टोरी को पश्चिम बंगाल में दिखाए जाने को हरी झंडी। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के आदेश पर लगाई रोक। केरल और तमिलनाडु में फिल्म के प्रदर्शन पर अप्रत्यक्ष रोक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट जुलाई में करेगा सुनवाई। जातिगत सर्वे पर बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। पटना हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से किया इनकार। और आईपीएल में आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर होंगे आमने सामने। प्लेऑफ की रेस में बने रहने का बेहतरीन मौका, लेकिन हैदराबाद अब भी बिगाड़ सकती है बैंगलोर का खेल। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ओडिशा में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने पुरी और हावड़ा के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई। ये रेलगाड़ी ओडिशा के खोर्धा, कटक, जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर जिलों और पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर, पूर्वी मेदिनीपुर जिलों से गुजरेगी। पीएम ने पुरी और कटक रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की भी आधारशिला रखी। पीएम ने इस दौरान ओडिशा में 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा संबलपुर टिटलागढ़ रेल लाइन के दोहरीकरण का लोकार्पण किया। पीएम ने बिछुपाली झरतरभा के बीच नई ब्रॉडगेज लाइन का भी लोकार्पण किया। और पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लोगों को वंदे भारत ट्रेन का उपहार मिल रहा है। ये ट्रेन आधुनिक और आकांक्षी भारत दोनों का प्रतीक बन रही है। उन्होंने साथ ही कहा कि आज जब वंदे भारत एक स्थान से दूसरे स्थान से गुजरती है तो उसमें भारत की गति और भारत की प्रगति दिखाई देती है। आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लोगों को वंदे भारत ट्रेन का उपहार मिल रहा है। वंदे भारत ट्रेन आधुनिक भारत और आकांक्षी भारतीय दोनों का प्रतीक बन रही है। आज जब वंदे भारत एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करती है, गुजरती है, तो उसमें भारत की गति दिखाई देती है और भारत की प्रगति भी दिखाई देती है। प्रधानमंत्री ने साथ ही परिवार द्वारा देश में कहीं दूर की यात्रा के लिए रेलवे को बेहतर विकल्प बताते हुए कहा कि आज की परियोजनाओं से ओडिशा का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा। जब भी किसी को अपने परिवार के साथ कहीं दूर यात्रा पर जाना होता है तो रेल ही उसकी सबसे पहली पसंद होती है, उसकी प्राथमिकता होती है।
आज ओडिशा के रेल डेवलपमेंट के लिए और भी कई बड़े कार्य हुए हैं। पुरी और कटक रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण का शिलान्यास हो, रेल लाइनों के दोहरीकरण का काम हो, या ओडिशा में रेलवे लाइन के 100% विद्युतीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हो, मैं इन सभी के लिए ओडिशा के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समय आजादी के अमृत काल का समय है, भारत की एकता को और मजबूत करने का समय है। जितनी ज्यादा एकता होगी, भारत का सामूहिक सामर्थ्य उतना ही ज्यादा शिखर पर पहुंचेगा। आजादी के अमृत काल का समय है, भारत की एकता को और मजबूत करने का समय है। जितनी ज्यादा एकता होगी, भारत का सामूहिक सामर्थ्य उतना ही ज्यादा शिखर पर पहुंचेगा। ये वंदे भारत ट्रेनें इस भावना का भी प्रतिबिंब है। इस अमृत काल में वंदे भारत ट्रेनें विकास का इंजन भी बन रही हैं और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को भी आगे बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस मौके पर कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस हावड़ा और पुरी के बीच धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जुड़ाव को और मजबूत करेगी। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि आज देश में 15 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं और ये कनेक्टिविटी और देश की अर्थव्यवस्था दोनों को बढ़ावा दे रही है। भारतीय रेलवे सबको जोड़ती है, एक सूत्र में पिरोती है। वंदे भारत ट्रेन भी अपनी इसी परिपाटी पर चलते हुए आगे बढ़ेगी। ये वंदे भारत बंगाल और ओडिशा के बीच, हावड़ा और पुरी के बीच जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंध है, उन्हें और मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री ने बताया कि आज का नया भारत टेक्नोलॉजी भी खुद बना रहा है और नई सुविधाओं को तेजी से देश के कोने कोने में पहुंचा भी रहा है। ये वंदे भारत ट्रेन भारत ने अपने बलबूते बनाई है। एक समय था जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती थी या नई सुविधा बनती थी तो वो दिल्ली या कुछ बड़े शहरों तक ही सीमित रह जाती थी। लेकिन आज का भारत इस पुरानी सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। आज का नया भारत टेक्नोलॉजी भी खुद बना रहा है और नई सुविधाओं को तेजी से देश के कोने कोने में पहुंचा रहा है। दिल्ली के प्रगति मैदान में आज से अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो प्रदर्शनी शुरू हुई है। इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो प्रदर्शनी का निरीक्षण उन्होंने किया। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 47वें अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का जश्न मनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो का आयोजन किया गया है। इस वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का विषय है संग्रहालय, स्थिरता और कल्याण। और कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में आगामी राष्ट्रीय संग्रहालय के एक वर्चुअल वॉक थ्रू का उद्घाटन किया। ये संग्रहालय भारत के अतीत से संबंधित उन ऐतिहासिक घटनाओं, व्यक्तित्वों, विचारों और उपलब्धियों को उजागर करने और प्रदर्शित करने का एक व्यापक प्रयास है, जिन्होंने भारत के वर्तमान के निर्माण में योगदान दिया है। और प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो के शुभंकर, ग्राफिक नोवेल संग्रहालय में एक दिन, भारतीय संग्रहालयों की निर्देशिका, कर्तव्य पथ के पॉकेट मानचित्र और संग्रहालय कार्ड का भी विमोचन किया।
कार्यक्रम में दुनिया भर के सांस्कृतिक केंद्रों और संग्रहालयों से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। पीएम ने इस दौरान कहा कि इस संग्रहालय में इतिहास के अलग अलग अध्याय आधुनिक तकनीक से जुड़कर जीवंत हो रहे हैं। म्यूजियम में हमें एक ओर अतीत से प्रेरणाएं मिलती हैं तो दूसरी ओर भविष्य के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध होता है। इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो में भी इतिहास के अलग अलग अध्याय आधुनिक तकनीक से जुड़कर जीवंत हो रहे हैं। जब हम किसी म्यूजियम में जाते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे बीते हुए कल से उस दौर से हमारा परिचय हो रहा है, हमारा साक्षात्कार हो रहा है। म्यूजियम में जो दिखता है वो तथ्यों के आधार पर होता है, प्रत्यक्ष होता है, एविडेंस बेस्ड होता है। म्यूजियम में हमें एक और अतीत से प्रेरणाएं मिलती हैं तो दूसरी ओर भविष्य के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध भी होता है। प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि गुलामी के सैकड़ों वर्षों के लंबे कालखंड ने भारत का एक नुकसान ये भी किया कि हमारी लिखित अलिखित बहुत सारी धरोहर नष्ट कर दी गई। ये सिर्फ भारत का नुकसान नहीं हुआ, ये पूरी दुनिया का नुकसान हुआ है। सैकड़ों वर्षों के लंबे कालखंड ने भारत का एक नुकसान ये भी किया कि हमारी लिखित अलिखित बहुत सारी धरोहर नष्ट कर दी गई। कितनी ही पांडुलिपियां, कितने ही पुस्तकालय गुलामी के कालखंड में जला दिए गए, तबाह कर दिए गए। ये सिर्फ भारत का नुकसान नहीं हुआ है, ये पूरी दुनिया का, पूरी मानव जात का नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हम स्वाधीनता संग्राम में अपनी ट्राइबल कम्युनिटी के योगदान को अमर बनाने के लिए 10 विशेष म्यूजियम बना रहे हैं। ये पूरे विश्व में एक ऐसी अनूठी पहल है जिसमें ट्राइबल विविधता की व्यापक झलक दिखने वाली है। हम स्वाधीनता संग्राम में अपनी ट्राइबल कम्युनिटी के योगदान को अमर बनाने के लिए 10 विशेष म्यूजियम्स भी बना रहे हैं। मैं समझता हूं कि पूरे विश्व में एक ऐसी अनूठी पहल है जिसमें ट्राइबल डायवर्सिटी की इतनी व्यापक झलक दिखने वाली है। पीएम ने कहा कि जब कोई देश अपनी विरासत को सहेजना शुरू करता है तो उसका एक और पक्ष सामने आता है और यह पक्ष है दूसरे देशों के साथ संबंधों में आत्मीयता। पिछले वर्ष हमने बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर भगवान बुद्ध के 4 अवशेषों को मंगोलिया भेजा और यह अवसर पूरे मंगोलिया के लिए एक उत्सव बन गया। हमारी विरासत वैश्विक एकता यानी वर्ल्ड यूनिटी का भी सूत्रधार बनती है। जब कोई देश अपनी विरासत को सहेजना शुरू कर देता है तो उसका एक और पक्ष उभर कर सामने आता है। ये पक्ष है दूसरे देशों के साथ संबंधों में आत्मीयता। जैसे कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद भारत ने उनके पवित्र अवशेषों को पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित किया है और आज वो पवित्र अवशेष भारत ही नहीं, दुनिया के करोड़ों बौद्ध अनुयायियों को एक साथ जोड़ रहे हैं। अभी पिछले वर्ष ही हमने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर 4 पवित्र अवशेषों को मंगोलिया भेजा था। वो अवसर पूरे मंगोलिया के लिए आस्था का एक महापर्व बन गया था। बुद्ध के जो रेलिक्स हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में है, बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर उन्हें भी यहां कुशीनगर लाया गया था। ऐसे ही गोवा में
सेंट क्वीन केटेवान के पवित्र अवशेषों की धरोहर भी भारत के पास संरक्षित है। मुझे याद है जब हमने सेंट क्वीन केटेवान के रेलिक्स को जॉर्जिया भेजा था तो वहां कैसे राष्ट्रीय पर्व का माहौल बन गया था। उस दिन जॉर्जिया ने अनेकों नागरिकों वहां के सड़कों पर एक बड़ा मेले जैसा माहौल हो गया था, उमड़ पड़े थे। यानी हमारी विरासत वैश्विक एकता, वर्ल्ड यूनिटी का भी सूत्रधार बनती है और इसलिए इस विरासत को संजाने वाले हमारे म्यूजियम्स की भूमिका भी और ज्यादा बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के अमृतकाल में भारत ने जिन 5 प्राणों की घोषणा की है उनमें प्रमुख है अपनी विरासत पर गर्व। अमृत महोत्सव में हम भारत की धरोहरों को संरक्षित करने के साथ ही नया कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहे हैं। आजादी के अमृतकाल में भारत ने जिन 5 प्राणों की घोषणा की है उनमें प्रमुख है अपनी विरासत पर गर्व। अमृत महोत्सव में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास भी है और हजारों वर्षों की सांस्कृतिक विरासत भी है। मुझे बताया गया है कि आपने इस आयोजन में लोकल और रूरल म्यूजियम पर विशेष महत्व दिया है। भारत सरकार भी लोकल और रूरल म्यूजियम को संरक्षित करने के लिए एक विशेष अभियान चला रही है। हमारे हर राज्य, हर क्षेत्र और हर समाज के इतिहास को संरक्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। और दिल्ली के प्रगति मैदान में आज से अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो शुरू हो गया है। किस तरह के लगाए गए हैं यहाँ स्टॉल, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी गिरीश निशाना ने। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 के उद्घाटन समारोह के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की कि वे प्रधानमंत्री संग्रहालय जाएं और उसको देखें। इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सतीश जी, पीएम म्यूजियम से हैं। सर, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री संग्रहालय जो 14 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिसका उद्घाटन किया, वो आज भारत नहीं विश्व के और दूसरे दर्शकों के लिए भी एक महत्वपूर्ण जगह है, जहां पर भारत की जनतांत्रिक जो प्रणाली है, जिसमें भारत के सभी प्रधानमंत्री कैसे चुने जाते हैं और कैसे उन सभी प्रधानमंत्रियों ने अपने अपने समय में किस तरह योगदान देकर इस देश को आगे बढ़ाया। चाहे जवाहरलाल नेहरू से लेकर हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार जिस तरीके से प्रयास करके हमारे देश को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, ये सभी प्रधानमंत्रियों के योगदानों को दिखाने के लिए इस प्रदर्शनी में नेशनल पुलिस मेमोरियल का भी यहाँ पर स्टॉल लगाया गया है। के.एस. चौहान जी हैं, सर क्या क्या दिखाने का प्रयास? जी, सबसे पहले जो हमारा म्यूज़ियम ये कंपोजिट हेरिटेज है ऑल इंडिया पुलिस की, तो हमारी सेंटर और स्टेट पुलिस फोर्सेस का ये हमने डिस्प्ले किया है। आप फ्लैग देख रहे हैं, स्टेट पुलिस फोर्सेस है और सेंटर पुलिस फोर्सेस का है। तो क्योंकि स्टेट और सेंटर पुलिस फोर्सेस का मिलकर के उनकी देश के लिए बड़ी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। हमारे कोई 36,000 के करीब शहीद लोग हैं जिनका स्मारक चाणक्यपुरी में बना, नेशनल पुलिस मेमोरियल हम कहते हैं, तो इसके लिए उनको भी हम ये श्रद्धांजलि इसके थ्रू देना चाह रहे हैं। लंदन का स्टॉल भी यहाँ पर देखा जा सकता है। श्रीकांत जी हमारे साथ हैं, बात करते हैं। Quite excited to be part of the Indian museum scenario. We would like to fill life and use the spaces, the heritage spaces of Indian museum. And मोदी जी आने के बाद इतना नया म्यूजियम्स आ गया है इधर। I am told there are 1000+ म्यूजियम्स here. हमारे साथ मौजूद हैं उदयपुर के प्रिंस, बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे इस तरह का अनोखा अपने आप में? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारी संस्कृति, हमारे धरोहर को जो है वो सराहा जा रहा है और प्रधानमंत्री महोदय खुद ही जो है पधार कर इस चीज़ को हम सब लोगों को बल दे रहे हैं। प्राइवेट म्यूजियम्स को खास तौर के ऊपर इस चीज़ से बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा और हमको बहुत खुशी है कि आज केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, भारत में ही नहीं, पर
पूरे विश्व के अंदर इस बात को जो है पहुंचाया जाएगा कि उदयपुर हिंदुस्तान के जो संग्रहालय हैं वो भी आज बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और अपने क्षेत्रों के अंदर संस्कृति और धरोहर को बचाने का काम कर रहे हैं। हम लोग अलग अलग इनिशिएटिव्स दिखा रहे हैं अपने, हमारा पूरा कंजर्वेशन लैब के सारे तरीके के मटेरियल्स पे काम होता है। हम लोग की एग्जीबिशंस, इंटरनेशनल एग्जीबिशंस गई हुई हैं। यूएस में हमारी मेवाड़ की पेंटिंग्स का एग्जीबिशन लगा हुआ है। प्लस हम लोग कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स भी ले रहे हैं जो कि क्लाइमेट चेंज के। भारत में जो इतनी सारी कलाकृतियां हैं जो देश के कोने कोने में विद्यमान हैं, कलाकृतियों का संरक्षण कैसे होता है और वो कैसे एक आधुनिक तकनीक है आज के दिन, जब सब लोग चाहते हैं कि चाहे अपने परिवार की संस्कृति हो या अपने देश की हो या समुदाय की हो, तो यहाँ पर ये दर्शाया गया है कि कैसे अनेक तरीके से पुरानी कलाकृतियों के साथ व्यवहार करा जाता है ताकि उनका जीवन सुदृढ़ रहे और हमारी धरोहर सशक्त रहे। तो अगर आप भी इस सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को देखना चाहते हैं तो दिल्ली के प्रगति मैदान चले आइए, जहां पर 20 मई तक इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। कैमरामैन प्रमोद दई के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और जैसा कि हमने आपको बताया कि आज अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम डे है, यानी अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है। आज के न्यूज लेंस में जानिए आखिर क्यों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस और क्या है इसके उद्देश्य। आजादी की लड़ाई हो या देश के लोकतांत्रिक विकास की गाथा, ऐसी तमाम रोचक जानकारियां आपको म्यूजियम यानी संग्रहालयों में मिल जाएंगी। म्यूजियम केवल इतिहास को संजो कर ही नहीं रखते, बल्कि देश के सांस्कृतिक आदान प्रदान, उनके विकास और संरक्षण के महत्वपूर्ण साधन होते हैं। दुनिया भर में संग्रहालयों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यानी इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है। आज दुनिया भर में 47वां अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जा रहा है। संग्रहालय दिवस के मौके पर और आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया। इस एक्सपो का मकसद संग्रहालयों को भारत की सांस्कृतिक कूटनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में विकसित करना है। साथ ही साथ कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में बनने वाले नेशनल म्यूजियम के वर्चुअल वॉक थ्रू का भी उद्घाटन किया। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि कैसे हुई अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस को मनाने की शुरुआत। तो बता दें कि इस दिन को मनाने की पहल इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम यानी अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद द्वारा की गई थी। संग्रहालय परिषद की पहल के बाद साल 1977 में पहला अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया, जिसके बाद हर साल 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाने लगा। अगर बात करें इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम की, तो ये एक वैश्विक स्तर का गैर सरकारी संगठन है। ये संगठन वैश्विक स्तर पर सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देता है और उसे संरक्षित करता है। इसके अलावा इस संगठन को संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद में सलाहकार का दर्जा प्राप्त है। और अगर बात करें इस दिन को मनाने के उद्देश्य की, तो इस दिन को मनाने का उद्देश्य संग्रहालयों के महत्व को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाना, साथ ही साथ लोगों को संग्रहालयों के जरिए अपनी सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानने के लिए प्रेरित करना है। जानकारों के मुताबिक संग्रहालय आने वाली पीढ़ियों को अतीत की स्मृतियों से रूबरू कराने के साधन हैं। आज भारत से दुनिया भर में कई बड़े, पुराने और लोकप्रिय संग्रहालय मौजूद हैं, जो देशों के इतिहास और विकास की अनेक गाथाओं को संजोए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात कर्नाटक की राजनीति की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद पर काफी समय से चला आ रहा सस्पेंस आज खत्म हो गया। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि सभी से चर्चा करने के बाद पार्टी ने यह फैसला लिया कि सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने साथ ही कहा कि डीके शिव कुमार कर्नाटक के डिप्टी सीएम होंगे। 20 मई को शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ ही मंत्रियों का एक समूह भी उस दिन शपथ लेगा। Siddharamaiah will be the Chief Minister of Karnataka. D.K. Shivkumar will be the only one Deputy CM of Karnataka.
He will continue as a PCC president till the parliament election is over. Already we are having a CLP meeting in the evening at Bangalore to formally elect CLP leader. कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री के रूप में नामित होने पर कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने कहा कि पार्टी में सब कुछ ठीक है और आगे भी सब कुछ ठीक रहने वाला है। मैंने पहले भी कहा था कि पार्टी हाईकमान जो भी फैसला लेगा हम उसे स्वीकार करेंगे। जो भी फॉर्मूला बनाया गया है हम सभी उसे स्वीकार करते हैं। See, we had made a one-line resolution that whatever the High Command will take a decision, we'll abide by it. Ultimately, Rahul ji called me and said, "You all have to work together." Congress President Mallikarjun Kharge ji called us and gave this dikat. We all have accepted whatever the formula has been generated. केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल का विभाग बदल दिया गया है। अब वे कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री के स्थान पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री होंगे। राष्ट्रपति के प्रेस सचिव की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि भारत के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह के मुताबिक राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में पदभार संभाल लिया है। मेघवाल को किरेन रिजिजू के स्थान पर कानून मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोर्ट में जो भी मामले लंबित हैं वो जल्द से जल्द कम हो और सभी को न्याय मिले, यही हमारा उद्देश्य है। फिल्म द केरल स्टोरी को पश्चिम बंगाल में दिखाए जाने को हरी झंडी मिल गई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के फिल्म पर लगे बैन के आदेश पर रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार लोगों की भावना का मोहताज नहीं हो सकता। इस पर नियंत्रण जरूरी है। अगर आपको फिल्म पसंद नहीं है तो आप ना देखें। वहीं साथ ही केरल और तमिलनाडु में फिल्म के प्रदर्शन पर अप्रत्यक्ष रोक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट जुलाई में सुनवाई करेगा। बिहार में जातिगत सर्वे का मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में हुई, जहां राज्य सरकार को कोई राहत नहीं मिली। शीर्ष न्यायालय ने जाति आधारित सर्वे पर पटना हाईकोर्ट की ओर से लगाई अंतरिम रोक को हटाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से कहा कि पटना हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख आगामी 3 जुलाई रखी है और वो अपनी बात रखें। हालांकि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट 14 जुलाई को सुनवाई कर सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जातीय जनगणना से संबंधित बिहार सरकार की याचिका सूचीबद्ध की गई थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने काफी सुनवाई करने के बाद उनके दलील को अस्वीकृत कर दिया, यह कहते हुए कि चूंकि माननीय पटना उच्च न्यायालय इस मामले की फाइनल सुनवाई 3 जुलाई को करने जा रही है, तब तक माननीय जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें इंटरफियर नहीं करेगी, उनके आदेश का इंतजार करेगी और सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 14 जुलाई की डेट मुकर्रर की है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने आज जल्लीकट्टू, कंबाला और बैलगाड़ी दौड़ की इजाजत देने वाले कानूनों की संवैधानिकता पर तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र सरकार को बड़ी राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू, कंबाला और महाराष्ट्र के बैलगाड़ी दौड़ जैसे पारंपरिक खेलों को अनुमति दे दी है। याचिकाकर्ताओं ने पशुओं के साथ क्रूरता का हवाला देकर खेलों की अनुमति देने वाले राज्यों के कानूनों की वैधता को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान कहा कि राज्यों ने कानून लाकर इन खेलों को सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा माना है और कोर्ट इसमें दखल नहीं देगा। इसके साथ ही अदालत ने राज्यों को कानून के तहत पशुओं की सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। दिल्ली दंगों की व्यापक साजिश के आरोप में गिरफ्तार उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी की है। साथ ही दिल्ली पुलिस को 6 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा गया है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने खालिद के खिलाफ आरोपों को संगीन बताते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट के इस आदेश को उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली एनसीआर में 9,000 करोड़ की लागत से बन रहे 29.6 किलोमीटर और 8 लेन एक्सेस कंट्रोल द्वारका एक्सप्रेसवे का मुआयना किया। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना, केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह,
केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, सांसद प्रवेश सिंह वर्मा और सांसद रमेश बिधूड़ी मौजूद थे। देश में समग्र स्वास्थ्य के लक्ष्य को हासिल करने के मकसद से जल्दी ही एकीकृत स्वास्थ्य नीति आएगी। नेशनल आयुष मिशन कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि नई पॉलिसी कैबिनेट की मंजूरी के बाद अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय और आयुष मंत्रालय की संयुक्त पहल से आएगी नई पॉलिसी। इस मौके पर आयुष मंत्रालय ने 2 पोर्टल भी लॉन्च किए। कोई भी देश समृद्ध तब बनता है जब उसके नागरिक स्वस्थ हों। देश के नागरिकों को स्वस्थ रखने और उनको वेलनेस की तरफ ले जाने के लिए स्वास्थ्य और आयुष मंत्रालय मिलकर काम करेंगे। इसके लिए जल्द ही केंद्र सरकार इंटीग्रेटेड हेल्थ पॉलिसी लाने जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नेशनल आयुष मिशन कॉन्क्लेव में इसकी घोषणा की। मुझे लगता है कि हम हेल्थ सेक्टर में नहीं केवल देश को लेकिन दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं और आने वाले दिनों में इंटीग्रेटिव हेल्थ पॉलिसी के लिए हम दोनों मिनिस्ट्री ने वर्कआउट कर लिया है और मुझे पक्का विश्वास है कि कैबिनेट की अनुमति मिलने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। तब जाके हिंदुस्तान एक इंटीग्रेटिव हेल्थ पॉलिसी पर आगे चल के देश के नागरिक का हेल्थ को सुनिश्चित करेगा और उसका लाभ केवल देश को नहीं दुनिया को भी मिल पाएगा। 2 दिन तक चलने वाले नेशनल आयुष मिशन कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए केंद्रीय आयुष मंत्री ने कहा कि जन जन तक समग्र स्वास्थ्य को पहुंचाने के लक्ष्य को पाने के लिए दोनों मंत्रालय मिलकर काम करेंगे। स्वास्थ्य को निरोगी रखना, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, प्रमोशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव, अगर यही सही है तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप लोग एक साथ मिलकर काम करें और दोनों सिस्टम का उपलब्ध ग्रासरूट लेवल पर संभव कराओ। नेशनल आयुष मिशन कॉन्क्लेव में कई राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री भी हिस्सा ले रहे हैं। 2 दिन के इस सम्मेलन में इस बात पर चर्चा होगी कि कैसे दोनों पद्धति मिलकर स्वास्थ्य समस्याओं के निदान में अपनी भूमिका निभा सकते हैं और दुनिया को भारत के स्वास्थ्य का अपना मॉडल दे सकें। हाल ही में बीमारियों पर रिसर्च के लिए ICMR और आयुष मंत्रालय ने एक करार किया है। सम्मेलन के दौरान आयुष मंत्री ने लोगों को मिशन लाइफ की शपथ भी दिलवाई। नितेंद्र सिंह, DD न्यूज, दिल्ली। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आयोजित हमीर संगम कार्यक्रम में पहुंचे सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि हर नागरिक को भेदभाव से बाहर आकर देश के प्रति जागरूक होना चाहिए और देश को केंद्र में रखकर काम करना चाहिए। कार्यक्रम ये हमीरपुर वालों का हो सकता है, लेकिन हम हिमाचल और देश के बारे में सोचें। हम जिलों में, ब्लॉक में अपने आप तक जातियों में बंटकर नहीं रह सकते। कार्यक्रम करने अच्छे हैं, हर कोई करे, जिला के नाम पर करे, क्षेत्र के नाम पर करे, लेकिन देश को केंद्र बिंदु रखकर देश के लिए समर्पित और देश के लिए जीने की सोच रखें। मैं इतना ही निवेदन करता हूं। नशे से दूर हमें युवाओं को रखना है। नशे से दूर युवाओं को हम रखेंगे तब जाकर उसके लिए ऐसे खेल मैदानों की बहुत आवश्यकता पड़ेगी और मुझे पूर्ण विश्वास है आप सबका सहयोग उसके लिए मिलेगा। मुंबई के प्रभादेवी में युवा संवाद को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि कौशल प्रशिक्षण के जरिए कौशल विकास केंद्र के रूप में भारत विकसित हो रहा है। मुझे खुशी है कि जहां स्किल डेवलपमेंट ने इंडिया का फ्यूचर देखा है, वहीं डेवलपमेंट जो है, ये मोशन और अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ ये हर एक सेक्टर में डेवलप करे, इसकी आवश्यकता होती है और इसलिए स्किल डेवलपमेंट शुड बी अ डेवलपमेंट विथ एन होलिस्टिक अप्रोच। मुझे खुशी है आज हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा कि हम 10 लाख रोजगार देंगे और आपको जानकर के खुशी होगी कि 2,88,000 अपॉइंटमेंट लेटर्स खुद प्रधानमंत्री जी ने लोगों तक दिया है, बाय हैंड उसको पहुंचाया है। इसको भी हम करें। दिल्ली भाजपा की 1 दिवसीय कार्यकारिणी आज दिल्ली में हुई। राजनीतिक प्रस्ताव के अलावा केंद्र सरकार की योजनाओं से दिल्ली को क्या लाभ हुआ, इसके बारे में चर्चा की गई। बैठक में प्रदेश भाजपा के तमाम नेता सहित प्रदेश प्रभारी भी मौजूद थे।
कार्यक्रम की चर्चा करते हुए प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि बैठक के दौरान पिछले कार्यक्रमों की समीक्षा की गई तो आने वाले कार्यक्रमों पर बातचीत हुई। वीरेंद्र सचदेवा ने बताया कि कार्यकारिणी में एक राजनीतिक प्रस्ताव भी रखा गया, जिसमें दिल्ली सरकार के खिलाफ जो आंदोलन किए गए उनकी चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि आने वाले 30 मई से 30 जून तक पार्टी प्रदेश में मोदी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएगी। पूरे महीने चलने वाले इस कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाएंगे। लगभग 3.5 महीने में हमने 23 धरने और प्रदर्शन इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ किए हैं और हमारे आंदोलन का ही परिणाम था और दिल्ली की जनता ने हमारा साथ दिया कि दिल्ली के भ्रष्ट उप मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ा और दिल्ली के भ्रष्ट मुख्यमंत्री एक बार जांच एजेंसी के सामने जा चुके हैं। हमारे आंदोलन के कारण जासूसी कांड का भी खुलासा हुआ। शराब नीति में लगातार पिछले 1.5 वर्ष से हम आंदोलन कर ही रहे थे। और वहीं कार्यकारिणी में केंद्र सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र हुआ, जिसके बारे में बताते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि केंद्र ने दिल्ली के विकास के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए रखे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम की सोच देश में सर्वांगीण विकास की है और यही वजह है कि दिल्ली में हर क्षेत्र में विकास हुआ है। हर्षवर्धन ने अरविंद केजरीवाल पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका भ्रष्टाचार अब एक्सपोज हो चुका है। हर्षवर्धन ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार की योजनाएं चरमरा रही हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में दिल्ली सरकार के खिलाफ अभियान में और तेजी लाई जाएगी। उनकी इंटेंशन इसी बात से कितनी स्पष्ट होती है कि एक दिल्ली छोटे से शहर के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपया डेवलपमेंट के वर्क्स के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस वर्ष रखा है और दिल्ली में एक ऐसी सरकार होते हुए जो कुछ भी नहीं करती है, दिन रात क्रिटिसाइज करती है, अब्यूज करती है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की जिस प्रकार की सोच है वो देश के सर्वांगीण विकास के लिए जितना अपने आप को कमिटेड रूप में काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में होने जा रहे G20 सम्मेलन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। धरती से लेकर आकाश तक हर जगह पैनी नजर रखी जा रही है। कश्मीर के ADGP ने बताया कि त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। आसमान से संदिग्ध ड्रोन से निपटने के लिए उपकरण तैनात हैं, तो वहीं डल लेक में सुरक्षा के लिए मार्कॉस तैनात किए जा रहे हैं। इसके अलावा डल झील के आसपास के इलाकों में भी सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बनाने के लिए NSG और सेना की मदद ली जा रही है। आपको बता दें कि 22 से 24 मई तक श्रीनगर में G20 का सम्मेलन होना है और इसी को लेकर सारी तैयारियां की जा रही हैं। ये जो मीटिंग है G20 का, ये पर्यटन टूरिज्म से रिलेटेड है। टूरिज्म ग्रुप का मीटिंग है। 22 को आ रहे हैं लोग और 22 से 24 तक रहेंगे, फिर 25 को चले जाएंगे। ये कोई सरकारी फंक्शन नहीं बल्कि आवाम का फंक्शन है, समिट है और इसके लिए हम लोग पूरी सिक्योरिटी एलिमेंट किए हैं। एयर के लिए हम लोग एंटी ड्रोन इक्विपमेंट लगा रहे हैं। अपना पुलिस का भी टीम रहेगा और पूरा 3 टायर सिक्योरिटी में पुलिस, CRP, BSF, SSB को डिप्लॉय कर रहे हैं हम लोग। प्रधानमंत्री के जापान दौरे को लेकर विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान में कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। साथ ही PM मोदी और जापान के PM के बीच भी द्विपक्षीय वार्ता होगी। Prime Minister will also hold bilateral discussions with several leaders of the G7 as also with the guest countries and the international organizations. Just to mention that besides India, Japan as the G7 presidency has also invited Australia, Brazil, Comoros, Cook Islands, Indonesia, Republic of Korea and Vietnam and some of the international organizations including the United Nations. Honorable Prime Minister will also hold bilateral meeting with the Prime Minister of Japan. फ्रांस में चल रहे कान फिल्म महोत्सव के 76वें संस्करण के तीसरे दिन अमेरिकी अभिनेता माइकल डगलस ने केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन के साथ इंडियन पवेलियन में एक सत्र में भाग लिया। अमेरिकी अभिनेता को भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का एक पोस्टर भी भेंट किया गया। भारत इस वर्ष 54वें संस्करण की मेजबानी करेगा।
अमेरिकी अभिनेता ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत की प्रगति की सराहना की। Always had a wonderful experience. I've been very impressed on the energy, the imagination, the creativity, and as somebody who watches news and current events, India is hot. India is rocking. You can see it. It's moving. it's moving. And so we're actually, my wife, who is going to be sad that she is not here because she loves India. And she's a pretty good Bollywood dancer. And we're hoping to get, we're planning another trip. We haven't been down south. So we wanted to go down south from Hyderabad to go down around that area on our next trip. But I hope everybody's having a wonderful festival. I had a lovely honor of receiving a Palme d'Or, the Golden Palme d'Or for a lifetime achievement the day before. And it was very touching. I've been coming to this. Thank you. I've been coming to this festival now for 40 plus years. I couldn't believe it. I had a lot of experiences, and I love situations just like that when you get to meet people who love film, and people who want to make movies. और केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने गोवा में इफी के 54वें संस्करण के लिए अमेरिकी अभिनेता माइकल डगलस को आमंत्रित किया। We are aware that you have a very big fan followers throughout the world, and particularly in India, the people have craze on you. So your movies like Wall Street and Traffic, this Wall Street and all, very hit movie in India also, throughout the world and India also. So once again I convey my best wishes to you. And apart from this, every year we are conducting our International Film Festival at Goa. This coming year, this is the 54th edition. I welcome you with the entire family to this our Indian festival. It is a very big festival. You know our Indian culture, Indian tradition, and Indian diversity, and different language peoples and different food culture. So we will bring together in Goa. And our Indian cinema now it's going ahead, and even regional movies, and our Indian regional movies, it comes to up to Hollywood level and world level. And you know that we are focusing on a content. प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड में हीलिंग हिमालय नाम से अभियान चला रहे प्रदीप सांगवान से बात की थी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने प्रदीप सांगवान के द्वारा हिमाचल के अलग अलग इलाकों में साफ सफाई के लिए चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान की तारीफ की थी। प्रधानमंत्री ने कहा था कि सांगवान ने हीलिंग हिमालय फाउंडेशन की शुरुआत कर हिमालय को हील करने की परिकल्पना को साकार किया है। प्रदीप सांगवान से दूरदर्शन से बात करते हुए बताया कि जो अभियान हम चला रहे हैं उसे पीएम द्वारा प्रोत्साहन मिलना काफ़ी गर्व की बात है, और हम प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने मन की बात में हीलिंग हिमालय के कार्यों को सराहा। 2016 से एक मैं कैंपेन के ऊपर काम कर रहा हूँ जिसका नाम हीलिंग हिमालयस है। हीलिंग हिमालयस के तहत हम अलग अलग क्षेत्रों में ट्रैकिंग एंड ट्रैवलिंग फॉर अ पर्पस हम ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं, बहुत सारे ट्रैकिंग रूट्स हैं, बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे कम्युनिटीज़ का एंगेजमेंट होता है। तो साफ़ सफाई करें, स्वच्छ रखें हिमालयस को, तो ये हमारा एक मुहिम। बहुत ही अच्छा। मुझे नहीं लगता था कि मेरे काम को कोई नोटिस कर पाएगा, क्योंकि इतना रिमोट लोकेशन है, बहुत सारे वॉलंटियर्स ही नहीं पहुँच पाते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर का पहुँचना उस क्षेत्र में, हमारे काम के बारे में पता चलना, तो एक अपने आप में अचीवमेंट है हमारे लिए, कि हमें पता चलता है कि हमारी सरकार जो है ख्याल रखती है, केयर करती है इन्वायरमेंट के लिए भी और ऐसे इंसानों के लिए भी जो इस क्षेत्र में काम करते हैं। एक बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है, हमें एक स्ट्रेंथ मिलती है, क्योंकि ये बहुत मुश्किलों वाला काम है। इसमें सिर्फ कचरा उठाना नहीं होता है, एक नकारात्मक सोच को भी हम उठा रहे हैं। सो उसको उठाते उठाते खुद नेगेटिव ना हो जाए, तो उसके लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर आपसे बात कर रहे हैं, आपको आपके काम को सराह रहे हैं, तो बहुत एक मोटिवेशनल फैक्टर मिलता है। प्रधानमंत्री ने मन की बात की 100वीं कड़ी में छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के देऊर गांव के एक स्वयं सहायता महिला समूह के स्वच्छता अभियान का भी उल्लेख किया था।
पीएम मोदी ने देऊर गांव की महिलाओं और उनके स्वयं सहायता समूह द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों की प्रशंसा की थी और गांव की ग्रामीण और बुजुर्ग महिलाओं की सक्रियता की सराहना की थी। देऊर गांव की महिलाओं ने दूरदर्शन से बात करते हुए बताया कि उन्हें काफी खुशी है कि पीएम ने उनके कार्यों की प्रशंसा की, जिसके लिए इन महिलाओं ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। ये सब साफ सफाई करथन, अपन गांव ला साफ सुथरा करथन तो हमला भी अच्छा लगथे और मोदी जी हमार मन के तारीफ करी तो हमला बहुत बढ़िया लगथे। हमन गोबर खाद भी बनाथन और जैसे कि वर्मी खाद बनाथन, हमन लोग बेचाई भी करथन और घास भी लगाए हैं हमन और कटाई उटाई करके गाय वाय बर भी देहन और स्वच्छता में काम करथन हमन जैसे कि पंचायत ला बहाथन, बाजार ला बहाथन, चौक ला बहाथन, बजरंग बली है, सड़क है, महामाया मंदिर है, शीतला मंदिर है, जैसे कि स्कूल है, गली वली लो हमें साफ सफाई कर हमन झाड़ू वाड़ू सब चीज करथन, साफ सफाई स्कूल शीतला उतला सब हमन बढ़िया साफ सफाई अपन करथन। मोदी सरकार हमन मन के नाम ले तो हमन अच्छा लगथे और बारी बकरी सब चीज ला हमन करथन, गोथान में भी खाद वाद बनावथन, ओकर से हमन काम साफ सफाई करथन तो बढ़िया लगथे। बात आईपीएल की। आईपीएल में आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम आमने सामने होंगी। प्लेऑफ में पहुंचने के लिए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को सनराइजर्स के खिलाफ हर हाल में जीत हासिल करनी होगी। वहीं सनराइजर्स का प्रदर्शन इस सीजन में बहुत ही निराशाजनक रहा है। टीम प्लेऑफ के रेस से भी बाहर हो चुकी है। ऐसे में सनराइजर्स अपने बचे हुए दोनों मैच को जीतकर अपने अभियान का अंत करना चाहेगी। इंडियन प्रीमियर लीग अब अपने रोमांच की तरफ आगे बढ़ रही है। टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही टीमों के बीच प्लेऑफ में जगह बनाने को लेकर जंग भी तेज हो चुकी है। इसी कड़ी में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम आमने सामने होंगी। ये मुकाबला राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में खेला जाएगा। आज का मैच आरसीबी के लिए बेहद अहम है। प्लेऑफ में पहुंचने के लिए आरसीबी को सनराइजर्स के खिलाफ हर हाल में जीत हासिल करनी होगी। वहीं सनराइजर्स की टीम प्लेऑफ की रेस से पहले ही बाहर हो चुकी है। उसकी कोशिश अपने अभियान को सम्मानजनक तरीके से खत्म करने की होगी। मौजूदा सीजन में आरसीबी का सफर अच्छा रहा है। बेंगलोर ने अपने आखिरी मैच में जोरदार प्रदर्शन करते हुए राजस्थान रॉयल्स को 112 रन से हार का स्वाद चखाया था। बल्लेबाजी में डुप्लेसी और मैक्सवेल के बल्ले से लगातार रन निकले हैं, तो ही कोहली ने भी बल्ले से रंग जमाया है। तो ही गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज और वेन पार्नेल काफी कारगर साबित हुए हैं। अंक तालिका में 5वें स्थान पर काबिज आरसीबी ने मौजूदा सीजन में अब तक 12 मैच खेले हैं, जिसमें से उसे 6 में जीत हासिल हुई है, जबकि उसने इतने ही मैच गंवाए हैं। दूसरी ओर गुजरात के खिलाफ मिली पिछली हार के बाद हैदराबाद की टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। मौजूदा सीजन में सनराइजर्स ने 12 मैच खेले हैं, जिसमें से उसे 4 में जीत मिली है, जबकि उसे 8 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। ये टीम 8 अंकों के साथ अंक तालिका में सबसे आखिरी पायदान पर स्थित है। टीम के बल्लेबाजों का प्रदर्शन इस सीजन में बेहद निराशाजनक रहा है। वहीं गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार को छोड़कर बाकी बॉलर्स का भी हाल बेहाल रहा है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच हेड टू हेड की बात करें तो हैदराबाद का पलड़ा भारी नजर आता है। दोनों टीमें अब तक 21 बार भिड़ी हैं, जिसमें से हैदराबाद ने 12 मैच जीते हैं, जबकि बेंगलोर ने 9 मुकाबलों में जीत हासिल की है। आज दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। इस मैच में जीत अपने नाम कर बेंगलोर प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखना चाहेगी। तो ही एडम मार्करम की कप्तानी में सनराइजर्स हैदराबाद आरसीबी का अंतिम 4 में खेलने का सपना तोड़ने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और मैनचेस्टर सिटी ने चैंपियंस लीग के पहले खिताब की तरफ मजबूती से कदम बढ़ा दिया है। मैन सिटी ने दूसरे सेमीफाइनल में गत विजेता रियल मैड्रिड को हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया। मैन सिटी ने दूसरे लेग में 4-0 से शिकस्त दी। पहले लेग के बीच मुकाबले 1-1 से बराबर पर रहा था। इस तरह 5-1 के एग्रीगेट स्कोर के साथ मुकाबला अपने नाम करके मैन सिटी ने पिछले 2 मौकों पर सेमीफाइनल में रियल से मिली हार का बदला ले लिया है। इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी ने चैंपियंस लीग के फाइनल में स्थान बना लिया है।
मैनचेस्टर सिटी ने सेमीफाइनल में स्पेनिश दिग्गज और प्रतियोगिता की सबसे सफल टीम रियल मैड्रिड को हराने में सफलता पाई। दूसरे लेग में घरेलू मैदान पर इंग्लिश क्लब ने आसानी से 4-0 से जीत हासिल की। पूरे मुकाबले के दौरान गत विजेता रियल मैड्रिड दबाव में दिखी। मैच के 23वें मिनट में बर्नार्डो सिल्वा ने केविन डी ब्रायन के पास पर गोल करके टीम को 1-0 से आगे कर दिया। 37वें मिनट में सिल्वा ने अपनी टीम के लिए दूसरा गोल किया। दूसरे हाफ में भी मैन सिटी ने आक्रामक खेल जारी रखा और 76वें मिनट में अंकाजी ने गोल करके टीम की बढ़त को 3-0 किया। मैच खत्म होने से ठीक पहले अल्वारेज ने गोल करके मैनचेस्टर सिटी की 4-0 से जीत तय कर दी। पहले लेग में दोनों टीमों के बीच मुकाबला 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ था। इस तरह मैन सिटी ने 5-1 के एग्रीगेट स्कोर से मुकाबले को अपने नाम करके फाइनल में स्थान बना लिया। इसी के साथ मैन सिटी ने पिछले कुछ समय में रियल मैड्रिड से सेमीफाइनल में 2 बार मिली हार का बदला भी ले लिया है। 1 year later, एक साल बाद हम चैंपियंस लीग के फाइनल में हैं। फुटबॉल और जीवन दोनों में आपको दूसरा मौका मिलता है। सबसे प्रमुख है कि आपको हार नहीं माननी, आपको फिर से कोशिश करनी है और ये कोशिश तब तक करनी है जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाए। हम प्रीमियर लीग का खिताब लगातार तीसरे साल जीतने से एक जीत दूर हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो हम प्रीमियर लीग लगातार 3 साल जीतने में सफल हो जाएंगे। साथ ही साथ 3 साल में हमने 2 चैंपियंस लीग का फाइनल और 1 बार सेमीफाइनल खेला है। ये हमारी निरंतरता को दर्शाता है। दूसरी तरफ सेमीफाइनल में मिली हार से निराश रियल मैड्रिड के मैनेजर कार्लो एंचेलोटी ने मैनचेस्टर सिटी को जीत का सही हकदार बताया है। उनका कहना है कि सिटी की टीम इस बार स्पेनिश टीम से ज्यादा बेहतर साबित हुई। देखिए, हम उस टीम के खिलाफ खेल रहे हैं जो सही मायने में जीत की हकदार है। सिटी ने आज पहले हाफ में एकजुटता के साथ आक्रामकता के साथ खेल दिखाया। उन्होंने फाइनल में पहुंचने वाला खेल दिखाया। वो आज बेहतर टीम थी जैसा हम पिछले साल थे। ये होता है जब आप चैंपियंस लीग का सेमीफाइनल खेल रहे होते हैं। आपका सामना एक मजबूत टीम से था जो आपसे बेहतर थी और आप मैच गंवा देते हैं। इस जीत के बाद अब फाइनल में मैनचेस्टर सिटी का सामना इटालियन क्लब इंटर मिलान से होगा। सिटी जहां अपना पहला खिताब जीतने की कोशिश करेगी, वहीं इंटर का इरादा चौथी बार जीत हासिल करने का होगा। इसके अलावा मैन सिटी की नजर इस साल खिताब की हैट्रिक पर भी लगी होगी। चैंपियंस लीग के फाइनल खेलने के अलावा टीम प्रीमियर लीग का खिताब जीतने से भी एक जीत दूर है। वहीं FA कप के फाइनल में सिटी का सामना मैनचेस्टर यूनाइटेड से होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। आकांक्षी जिला गिरिडीह के नगर निगम क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना का बेहतरीन क्रियान्वयन हुआ है। इससे न जाने कितने लोगों की मिट्टी के घर में बने रहने की बेबसी अब इतिहास बन चुकी है। लोगों के रहन सहन में आमूलचूल बदलाव आया है। आइए देखते हैं जमीनी हकीकत से जुड़ी हमारी ये खास रिपोर्ट। गिरिडीह नगर निगम अंतर्गत लखारी मोहल्ला की लता देवी और पूजा के चेहरों पर आज रौनक है। इनकी जिंदगी पहले ऐसी नहीं थी। बरसात और ठंड में वो बच्चों के साथ घर के एक कोने में रहने को मजबूर थीं। मगर प्रधानमंत्री आवास योजना की बदौलत आज उनकी ये बेबसी इतिहास बन चुकी है। आज इनके पास खुद का पक्का मकान है। पहले माटी के घर ला बाबू दल का सरकार पका के घर दे तो आवाज छतर रहिए पानी का दे माटी घर वाला पानी तनी चुवेला पानी तना रह के बचा रह के आखे लिए सने पानी चुवेला घर पे माटी के घर ला सरकार दल का पका के घर अब ठीक से रहिए बचा लेके। मिट्टी और खपड़ेल के मकान में रहने वाली ये महिलाएं प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलने से बेहद खुश हैं। घर अभी पूरी तरह से तैयार भी नहीं हुआ है, लेकिन इन्होंने रहना भी शुरू कर दिया है। पहले था माटी के घर, पानी भी नहीं छू रहा था और अब सरकार कॉलोनी दिया है और अब खुश है। अच्छा सब हम लोग रह रहे हैं। सरकार हमारा घर दल के रहे भी व्यवस्था कर रखे, बाथरूम दल के, राशन कार्ड दल के, स्मार्ट कार्ड बना दल के। अब से कर से हम बहुत खुशी है। जे भी सरकार का हमारे लिए बढ़िया करके और धन्यवाद। प्रधानमंत्री आवास योजना ने कमजोर वर्गों के चेहरों पर हंसी और खुशी लाने का काम किया है और उनके हालात बदले हैं। अब वे भी प्रधानमंत्री आवास योजना की बदौलत सुकून भरी जिंदगी जी पा रहे हैं, जहां ना तो गर्म लू के थपेड़े हैं, ना ही सर्दी का सितम और बरसात की मार है। अब उनके जीवन में बस आराम ही आराम है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट, DD न्यूज।
तो इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।